नमस्कार, आप देख रहे हैं आयोन भारत। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही वो तस्वीरें भयावह हैं, वो तस्वीरें डराने वाली हैं। एक प्रधानमंत्री को 76 साल की देश की चुनी हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने देश को छोड़कर भागना पड़ता है। उनकी सुरक्षा को खतरा हो जाता है और वो भारत आकर शरण ले लेती है। आज विदेश मंत्री ने संसद में बयान दिया। उन्होंने जो कुछ कहा वो डराने वाला है। वो बता रहा है कि खतरा कितना बड़ा है और ये खतरा बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए है। लेकिन बांग्लादेश से कैसे भारत के लोगों के लिए भी चेतावनी आ रही है। बांग्लादेश की हालत ये बता रही है कि भारत के हिंदुओं जाग जाओ, नहीं तो आपको भी वो सब देखना पड़ सकता है जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। शेख हसीना को भारत आना पड़ा, यहां से वो यूके जाना चाहती हैं, लेकिन अभी शायद कुछ औपचारिकताएं हैं या यूके की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिल पा रही है उन्हें पॉलिटिकल असाइलम देने के लिए। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, क्या आपको लगता है वो वाकई छात्रों का आंदोलन है? जो लोग सड़क पर इस तरह से घूम रहे हैं, एक 76 साल की महिला जो देश की प्रधानमंत्री रही हो उसके अंडरगारमेंट्स लेके घूम रहे हैं, वो लोग जिस तरह से लूटपाट मचा रहे हैं, क्या ये वाकई छात्र हैं जिन्होंने आरक्षण के नाम पर आंदोलन शुरू किया था? दरअसल बांग्लादेश में जो अस्थिरता पैदा की गई, इसका मुख्य कारण है डीप स्टेट। जी हां, ये सब कुछ डीप स्टेट की वजह से हुआ है और अमेरिका, वेस्ट देश जहां पर भी दखल देते हैं उस देश का हाल वही होता है जो आज बांग्लादेश का आपको नजर आ रहा है। वेस्ट किसी भी हाल में किसी भी देश को मजबूत नहीं देखना चाहते। वहां पर वो एक नेशनलिस्ट सरकार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक मजबूत सरकार को बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसीलिए ऐसी हर एक सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते रहते हैं। यही काम उन्होंने बांग्लादेश में किया और डीप स्टेट की वजह से ही ये छात्रों का आंदोलन एक कट्टरपंथी आंदोलन हो गया, जिसमें जो वहां की पार्टी है बीएमपी और जमात, इन दोनों ने मिलकर इसको इतना उग्र रूप दे दिया। ये दोनों कट्टरवादी पार्टियां हैं और इन्होंने इस आंदोलन को उग्र आंदोलन बना दिया। आपको याद होगा राहुल गांधी पिछले साल जब अमेरिका गए थे तो वहां उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, अमेरिका को, वेस्ट के देशों को दखल देना चाहिए। किस तरह की दखल की बात कर रहे थे राहुल गांधी? वो इसी दखल की बात कर रहे थे जो आप बांग्लादेश में देख रहे हैं। राहुल गांधी इसी तरह का दखल चाहते हैं जिसकी मांग वो कर रहे थे अमेरिका में जाकर, वहां पर बैठकर। तो ये मत सोचिएगा जो कुछ बांग्लादेश में हुआ वो हमारे देश में नहीं हो सकता। उसकी पूरी कोशिश 2024 के चुनाव से पहले आपने देखी, चाहे किसान आंदोलन हो, उसके पहले सीएए को लेकर आंदोलन हुआ, सारी कोशिशें वही की गई। लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री मजबूत है, सरकार ताकतवर है और यहां नरेंद्र मोदी का शासन है, इसीलिए ये सारे मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। क्या आपने राहुल गांधी का एक ट्वीट देखा? क्या आपने प्रियंका गांधी वाड्रा का एक ट्वीट देखना? क्या आपने अखिलेश यादव का एक ट्वीट देखा? किसी ने इस मामले में क्या कुछ बोला? वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं, अगर ये आरक्षण को लेकर आंदोलन था, अगर ये शेख हसीना से नाराजगी का आंदोलन था, तो वहां पर हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? इस बात का क्या कोई जवाब है किसी के पास? क्यों वहां पर हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है? क्यों वहां पे हिंदू महिलाओं, बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर? और अब तो आप देखिए सोशल मीडिया पर किस तरह की फोटोएं वायरल हैं जिसमें लोग जब बलात्कार कर रहे हैं महिलाओं के साथ, उसके बाद वो फोटो वो व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आप भी अपने इलाके में हिंदू महिलाओं के साथ यही करिए, ये भारत के हैं और इनको यहां से भगाने का यही तरीका है। तो सवाल ये कि आखिर जो आंदोलन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से नाराजगी का था, जो आंदोलन व्यवस्था से नाराजगी का था, वो किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ आंदोलन बन गया? और जुबैर, रवीश कुमार, आरफा खानम, इन लोगों को शायद शर्म आती नहीं और इंसानियत इनके अंदर है नहीं।
रवीश कुमार क्या कह रहे हैं ये जब आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा। वो तस्वीरें जब देखते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री के घर में भीड़ घुस गई है, उग्रवादी घुस गए हैं, उनको मैं उग्रवादी ही कहूंगी, जिस तरह का हुड़दंग मचा रहे हैं वो, तो रवीश कुमार क्या कह रहे हैं कि बांग्लादेश के मुस्लिम युवकों को शक्ति और अधिकार का एहसास हो रहा है। मतलब उनको ये जो अराजकता है, ये शक्ति का एहसास लग रहा है। आरफा खानम कह रही हैं कि वहां सब कुछ ठीक है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, वहां पर हिंदुओं के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और जुबैर जो सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाता है, वो कह रहा है कि वहां पर मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं। तो ये जवाब दीजिए, किससे कर रहे हैं आखिर वहां हिंदुओं की रक्षा? क्या वहां के हिंदुओं को हिंदुओं से खतरा है, या वहां के हिंदुओं को ईसाइयों से खतरा है, वहां के हिंदुओं को क्रिश्चियन से खतरा है, वहां के हिंदुओं को सिखों से खतरा है? किससे खतरा है? वही मुस्लिम कौम जो वहां पर चुन चुन कर मार रही है, हिंदुओं को टारगेट कर रही है। हिंदुओं को पूरा आंदोलन अब हिंदुओं के खिलाफ आंदोलन में तब्दील हो गया है, जिसमें एक एक करके हिंदुओं से बदला लेने की बात कही जा रही है। तो किस तरह से इस आंदोलन को आप कहेंगे कि इसका भारत से लेना देना नहीं है? दरअसल अगर आप और हम जागे नहीं, दरअसल अगर आप और हम समझे नहीं, तो ये चीज भारत में भी हो सकती है। लेकिन भारत में ये लोग सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ की सत्ता, यहाँ की सरकार ताकतवर है। वो लोग जो लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे ऑल आइज ऑन रफा, वो आज सो गए हैं। उनको आज हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार बांग्लादेश में दिखाई नहीं दे रहा है। उनकी एक पोस्ट मुझे नजर नहीं आई। वो लोग जो गाजा में हो रहे अत्याचार पर चीख चीख कर रोते हैं, जो हमास के लिए चीख चीख कर रोते हैं, जो आतंकवादी संगठनों के लिए चीख चीख कर रोते हैं, वो बांग्लादेश में निर्दोष हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको लेकर एक शब्द नहीं लिख पाए। मैंने पूरा ट्विटर छान मारा, लगा शायद किसी ने कुछ लिखा हो। और दूसरी तरफ जो कट्टरपंथी हैं, जो ये इस्लामिक लोग हैं, ये लोग लगातार इसकी तारीफ कर रहे हैं या कह रहे हैं कि देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें आ रही हैं, और बहुत प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। आप जब कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट देखिए तो उसका प्रोफाइल जरूर देखिए। मैंने अभी एक पोस्ट देखी जिसमें एक हिंदू के नाम से वो ट्विटर अकाउंट बना हुआ है और उसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर हम सब सेफ हैं और हमारे मुस्लिम भाई बहन हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। वो अकाउंट एक दिन पहले ही बनाया गया। सोचिए, अगस्त में वो अकाउंट बनाया गया सिर्फ इसलिए ताकि इस तरह का नैरेटिव फैलाया जा सके। और वो लोग जो बात बात पर कांवड़ यात्रा हो इस देश में, या हनुमान जयंती की यात्रा हो, या नवमी की यात्रा हो, उसमें हिंदुओं को बदनाम करने से, हिंदुओं को अराजक कहने से बाज नहीं आते। उस तरह के लोग भी चुप साध के बैठ गए हैं, उनके मुंह में भी टेप लग गया है। उनमें से किसी के नाम आपने सुना कि उन्होंने कहा हो कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है? यहाँ बैठे हुए मुस्लिम जो हैं वो कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है वो दरअसल हिंदुओं के साथ हुआ ही नहीं है, हिंदुओं को वहां पे टारगेट ही नहीं किया जा रहा है, और कुछ लोग इसकी पूरी हिमायत कर रहे हैं। वहां अफगानिस्तान के झंडे नजर आ रहे हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश के लोगों को दरअसल जो एक कट्टरपंथी, उन्हें दिक्कत क्या थी? ये सारा कुछ रचा है वो डीप स्टेट ने रचा है। खबर तो ये भी है कि अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि नवंबर 2023 तक शेख हसीना अपना पद छोड़ दें, नहीं तो उनको अंजाम भुगतना होगा। और ये देखिए, ये हुआ है। दरअसल शेख हसीना के राज में सबसे ज्यादा प्रगति की है बांग्लादेश ने, सबसे ज्यादा खुशहाली आई बांग्लादेश में, सबसे ज्यादा लोगों को काम मिला बांग्लादेश में, सबसे ज्यादा विकास हुआ बांग्लादेश में। तो कौन वो लोग हैं जिनको इन सब से नाराजगी है? कौन वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े? कौन वो लोग हैं जो चाहते हैं कि कट्टरपंथी जो मुल्ला है वो वहां पर हावी रहें, और वो जो चाहते हैं वही होता रहे, और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए राजी हैं। तो ये सब कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, लेकिन ये याद रखिए, ये वही पूरा एजेंडे धारियों का गिरोह है जो भारत में भी सक्रिय है। और मैं फिर से ये सवाल कर रही हूं, राहुल गांधी क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं?
राहुल गांधी अमेरिका गए, उन्होंने जो बयान दिया उसको याद रखिए। इस देश के इस वक्त वो विपक्ष के नेता हैं। 99 सीट कांग्रेस पार्टी को आई, लेकिन यही राहुल गांधी हैं जिन्होंने अमेरिका से कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और अमेरिका को यहां पर इंटरवीन करना चाहिए। तो जब अमेरिका या वेस्ट की कंट्रीज इंटरवीन करती हैं किसी देश में तो उसका क्या अंजाम होता है, इसकी मिसाल बांग्लादेश है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसा ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ देश और राष्ट्र की बात करें, इसके लिए जरूरी है कि आप इन लोगों को जवाब दें, जिस तरह से हो सके शांतिपूर्ण तरीके से जवाब दें। और सबसे बड़ी बात ये कि इस देश में राष्ट्रभक्त सरकार हो, राष्ट्रवादी सरकार हो, क्योंकि देश रहेगा तो हम रहेंगे, आप रहेंगे, नहीं तो जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में करने की तैयारी में ये लोग हैं, लेकिन ये मजबूर हैं क्योंकि यहाँ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और इसीलिए यहाँ पर ये कामयाब नहीं हो पाते। तो अगर आप वोट देने जाएं, पेट्रोल के दाम, महंगाई, हर चीज हो सकता है आपको बुरी लगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये सब कुछ बाद में है। पहले आपका और हमारा, हमारे परिवार का जीवन है, हमारे घर की बेटियों की सुरक्षा है, हमारे बच्चों की अच्छी एजुकेशन है, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, ये सबसे जरूरी है। और इन सब के लिए जरूरी है कि एक राष्ट्रवादी मजबूत सरकार देश में हो जो ऐसा कुछ भी होने से रोक पाए। और यकीन मानिए भारत में सब करने की पूरी तैयारी थी, लेकिन प्रधानमंत्री, इस देश की सरकार ने मिलकर इस सब को रोका है। और यही वजह है जो 240 सीटें आई। आपको क्या लगता है पूरा अंतरराष्ट्रीय गिरोह जिस तरह से सक्रिय था इस कोशिश में, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जॉर्ज सोरोस, डीप स्टेट का सबसे बड़ा प्यादा, उसने 100 अरब रुपए लगा दिए थे। वो क्या ये चाहता था कि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार बने? नहीं। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि कोई कमजोर सरकार यहां बने ताकि वो अपनी तरह से मैनिपुलेट करा पाए और अपनी चीजें चला पाए। लेकिन यहां पर वो कामयाबी नहीं मिल पाई। ध्यान रखिएगा, अगर आप और हम भूल गए, अगर आप और हम कमजोर पड़े तो बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में भी हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।